नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी जीवन, और उसके अर्थ भी हम समझे थे। तो आज मैं उस कविता के प्रश्न उत्तर और उसके शब्दार्थ यहाँ पे हम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों के लिए कविता जीवन पढ़ देती हूँ। इस कविता को लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने, और इन्होंने मनुष्य की जो स्वार्थ प्रवृत्ति है, सेल्फिशनेस है, उस पर एक प्रहार किया है इस कविता के माध्यम से। और हमें इस कविता के द्वारा ये सिखाया है कि हमें समाज और प्रकृति के बीच में कैसा संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें रिटर्न करना या देने की भावना भी होनी चाहिए। तो हम चलिए जल्दी से इस कविता को पढ़ देते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो कविता क्या है। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। यूं मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। आते हैं फल उन वृक्षों पर जो न उन्हें खाते हैं। छाह जहाँ मिलती औरों को, छत्र वहाँ छाते हैं। गाते हैं जो गीत कभी न अपने न गीत गाते हैं। हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। सर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण हो जाने। सरता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने। अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। ये कविता लिखी है नरेंद्र शर्मा जी ने। तो अब चलिए इस कविता में आए हुए हम जो कठिन शब्द हैं उससे अर्थ समझते हैं और उसकी एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखिए शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ यहाँ पे है। कुछ जो शब्द हैं और कुछ जो कमेंट्स हैं उसका भी यहाँ पे डेफिनेशन या डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसे रीता, रीता शब्द का क्या अर्थ होता है, खाली, मतलब एम्प्टी। छत्र, छत्र का अर्थ है छतरी। ये जैसे कि राजा महाराजा लोग पहले चलते थे ना, और उनके पीछे सैनिक जो है ना एक अम्ब्रेला टाइप का छतरी लगाकर चलते थे, उसे छत्र कहते हैं। हिमावत मतलब हिमालय। सर्जित, सर्जित होना मतलब रचना करना या निर्माण, बनते हुए कोई चीज क्रिएट करना। सरिता का अर्थ है नदी, मीन्स रिवर। आतप, आतप मतलब धूप या गर्मी, जो हीट होती है या सनलाइट हमें मिलती है। ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, उधार, जो हम किसी से बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं। हेम, हेम का अर्थ होता है सोना, एक तरह का यह धातु या मेटल होता है, गोल्ड, गोल्ड को हम हेम कहते हैं। हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ या आइस या स्नो। विसर्जित, विसर्जित होना मतलब समाप्त होना या बहा देना। जैसे हम किसी चीज़ को विसर्जित करते हैं, जैसे पूजा में भी हम मूर्तियाँ बैठाते हैं, फिर हम उसका विसर्जन करते हैं, उसे हम पानी में बहा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विसर्जित होना। रत्नाकर, इसका अर्थ होता है समुद्र, सागर या मणियों के मिलने का स्थान। जहाँ पे मणि मतलब बहुत ही प्रेसियस, बहुमूल्य जो स्टोन्स होते हैं, रत्न होते हैं, वहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसे हम समुद्र या रत्नाकर कहते हैं या सागर कहते हैं, सी। अब देखिए कुछ लाइन है जिसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जैसे रत्नाकर का अंग अंग दहता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, समुद्र का जो खारा पानी, सॉल्टी वाटर होता है, तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उसकी सतह पर पानी के, तो वो ऊपर स्टीम यानी कि भाप बन करके ऊपर उठता है और क्लाउड या बादल बनाता है, और फिर ठंडा होकर के पृथ्वी पर बरसता है, जिससे कि हमें मीठा जल प्राप्त होता है। तो समुद्र का खारा पानी भी जो गर्मी से दहता, मतलब गर्मी सह करके ऊपर भाप बन के जाता है और फिर धरती पर मीठे पानी के रूप में बरसता है, जिससे हमारी प्यास बुझती है। इसी तरह देखिए हेम
हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। तो इसका अर्थ है हिम मतलब सोना, तो सोना आग में तपकर ही दूसरों के लिए चमकता है। मतलब जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी उसमें शाइनिंग आती है और फिर हम उससे गहने बनाते हैं, ज्वेलरीज बनती है। इसी तरह हिमालय जो है वो हिम भी तप करके, जब उस गर्मी पड़ती है उसमें जब तपता है तो मेल्ट होती है आइस, बर्फ पिघल के किस रूप में बदलेगा, पानी। तो पानी, झरने, नदी, तालाब इस तरह के बदलता है और फिर जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह देखिए छत्र वहाँ छाते हैं, इसका अर्थ ये है कि दूसरों पर उपकार करने वाला ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। मतलब कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, वही व्यक्ति सम्मान के अधिकारी होते हैं, उन्हें ही श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो बच्चों देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और शब्द से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे रीता, इसका अर्थ तो मैं बता चुकी हूँ खाली। आतप का अर्थ है धूप या गर्मी। ऋण मतलब कर्ज या उधार। हिम का अर्थ होता है बर्फ और विसर्जित का अर्थ है समाप्त होना या बहाना। तो ये शब्दों को ले करके आप इसकी वाक्य रचना कीजिए। फ्रेम द सेंटेंसेस, इन वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करना है आपको। और इसी तरह शब्दों की वाक्य रचना करने के लिए आपके लिए देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे आदत, प्यास, धरा, कौन। आप ये आदत का मतलब होता है हैबिट, प्यास का मीनिंग है थर्स्ट, धरा मतलब अर्थ या लैंड, कौन मतलब हु। तो इन शब्दों से आप स्वयं इससे सेंटेंस बनाइए और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिख कर दूंगी। अब चलिए हम देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर इस पाठ में आए हुए। तो कविता से ही संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न पहला है, मन हमेशा रीता क्यों रहता है। तो इसका उत्तर क्या है, जब हम अपने जीवन में दूसरों को कम देकर अधिक पाने की इच्छा करते हैं तो हमारा मन हमेशा रीता ही रहता है। मतलब हम किसी को थोड़ी सी चीज़ दे करके उससे ज़्यादा पाने के एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा मन हमेशा खाली रहता है। फिर प्रश्न 2 है, रत्नाकर किसे कहते हैं और क्यों। तो रत्नाकर का अर्थ मैंने आपको पहले बताया है, रत्नाकर मतलब सी या समुद्र। तो समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है क्योंकि समुद्र अपने अंदर अनेक बहुमूल्य रत्नों को धारण करता है। फिर प्रश्न 3 देखिए, कवि ने किस आदत को बुरा कहा है। तो उत्तर है, कवि ने कम देकर ज़्यादा पाने की आदत को बुरा कहा है। फिर प्रश्न 4 देखिए, अपने गीत गाना से आप क्या समझते हैं। तो अपने गीत गाने का आशय या इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मतलब अपनी बड़ाई या अपने को खुद ही एडमायर करना, अपनी तारीफ खुद करना। तो उसे कहते हैं हम अपने गीत स्वयं गाना। फिर प्रश्न 5 है, मेघ कहाँ कहाँ विसर्जित होते हैं। तो मेघ कहाँ कहाँ विसर्जित होते हैं, मतलब मेघ पृथ्वी के हर अंश एवं प्रत्येक कण पर विसर्जित होते हैं। मतलब पृथ्वी अपनी धरती के हर एवरी पार्टिकल में एक एक कण पे विसर्जित होते हैं। जब बारिश होती है तो अपनी धरती के हर एक पार्ट में पानी की बूंदें गिरती हैं, इसलिए हर एक कण पे मेघ विसर्जित होते हैं। फिर प्रश्न 6 देखिए, बर्फीले पहाड़ों से हमें क्या मिलता है और कैसे। तो इसका उत्तर है, बर्फीले पहाड़ों से हमें पीने के लिए मीठा जल मिलता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर सूर्य की गर्मी से पिघलते हैं और पिघलने पर इनका जल झीलों, नदियों, झरनों के रूप में हमारी प्यास बुझाता है। फिर प्रश्न 7 देखिए, यदि प्रकृति अपना दानी स्वभाव छोड़ दे तब क्या होगा। कोई एक उदाहरण दीजिए। मतलब अगर नेचर जो है, हमारी प्रकृति जो है, अगर अपना दानी स्वभाव यानी देने का जो उसका नेचर है, स्वभाव हमेशा देती रहती है निस्वार्थ भाव से, वो अगर छोड़ देगी तो क्या होगा। तो उत्तर है,
यदि प्रकृति अपना दानी स्वभाव छोड़ दे तब हमारा जीवन बहुत ही संकट में हो जाएगा। जैसे प्रकृति से हमें वायु, जल आदि नहीं मिलेगा तो धरती पर सभी प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें वायु में ऑक्सीजन और वाटर ये सब कुछ हमें नेचर से ही प्राप्त होता है, और अगर ये सब हमें नहीं मिलेगा तो फिर अर्थ में लाइफ ही फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर जीवन संभव नहीं रहेगा। अब प्रश्न 8 देखिए, कवि ने किसका जीवन सार्थक माना है? तो इसका उत्तर है वह मानव जिनका जीवन परोपकार में लगा हुआ है, जो दूसरों से लेने के साथ साथ लौटाना भी जानते हैं और जिनमें संतोष की भावना है। कवि ने उनके जीवन को सार्थक माना है। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब किसकी लाइफ सक्सेसफुल है, सार्थक है, मीनिंगफुल है? तो कवि ने क्या बोला है, जो व्यक्ति या जो मानव जीवन में परोपकार में लगा हुआ है, मतलब दूसरों के लिए कुछ करता है, चाहे समाज हो, प्रकृति हो या कुछ भी, उसमें दूसरों के लिए कुछ करने की फीलिंग्स है, और उसमें जो लेने के साथ अगर हम कुछ लेते हैं किसी से तो हमें उसे लौटाना, रिटर्न करना भी हमें आता है, और जिसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, कवि ने उन व्यक्तियों के जीवन को ही मीनिंगफुल माना है, यानी कि सार्थक माना है। फिर प्रश्न 9 देखिए, किस किस के ऋण को हम चुका नहीं सकते और क्यों? तो उत्तर है हम धरती, बादल, नदी, समुद्र, पर्वत और वृक्ष का ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि वृक्षों से हमें रसीले फल मिलते हैं, हिमालय से सुरक्षा और नदियों से जल मिलता है। मेघ बरसकर धरती की प्यास बुझाते हैं, धरती हमें आधार देती है और सागर अपने तन को तपाकर बादलों के रूप में बरसकर हमें जीवन देता है। प्रकृति पर ही मनुष्य जीवन आश्रित है, इसलिए हम इसके ऋणी हैं। तो हम इन प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, हम उन सब चीज़ों के ऋणी हैं, और हम इनका ऋण यानी उधार या कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। हम हमेशा जब तक जीवित रहेंगे इनके ऋणी ही रहेंगे। फिर प्रश्न 10 देखिए, इस कविता से हमने क्या सीखा? ये जो जीवन कविता हमने पढ़ी, हमने उससे क्या लेसन मिला, हमें क्या सीखा हमने? तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कविता से हमने यह सीखा कि प्रकृति से सीख लेकर हमें अपना जीवन लेकर, तो इस कविता से हमने क्या सीखा? प्रश्न 10 है, इस कविता से हमने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है कविता से हमने यह सीखा कि प्रकृति से सीख लेकर हम भी अपना जीवन परोपकार करते हुए बिताना चाहिए। हमें भी अपना जीवन परोपकार करते हुए बिताना चाहिए। समाज या प्रकृति से लेने की ही नहीं वरन देने की भी भावना होनी चाहिए तथा जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से प्रकृति हमें देती रहती है उसी तरह हमें भी परोपकार करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। चाहे समाज हो या प्रकृति हो, अगर हम उससे कुछ लेते हैं तो हमें रिटर्न करने या देने की भी फीलिंग्स या भावना होनी चाहिए। और सेटिस्फेक्शन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमेशा पाते रहने की ही चाहत नहीं करना चाहिए। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं तो हमें संतोष करना भी आना चाहिए। तो ये था 10 प्रश्न नंबर 10। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मूल्य परक प्रश्न है ये, मतलब वैल्यूएबल क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? आप प्रकृति का कौन सा उत्पादन करना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है प्रकृति हमें जीवन में परोपकार करने की प्रेरणा देती है तथा यह सिखाती है कि समाज या प्रकृति से लेने की ही नहीं वरना देने की भी भावना होनी चाहिए तथा जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रकृति हमारी माँ की तरह होती है जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है।
दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। हमें अपनी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज कविता जीवन, जिसे लिखा था नरेंद्र शर्मा जी ने। तो आप इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ समझिए। हम फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।